नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज सबसे पहले हम आपको राजस्थान के करौली लेकर चलेंगे, जहां जमीन के टुकड़े के लिए मंदिर के एक पुजारी को जिंदा जलाकर मार डाला गया, जिसके बाद इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार को धरना देना पड़ा। तब जाकर राजस्थान सरकार ने मदद का ऐलान किया, मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुआवजे से पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगेगा? क्या मुआवजा देने से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल गया है? बीजेपी इसे पालघर पार्ट 2 का नाम दे रही है और सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा करौली जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे, जैसे हाथरस कांड में किया था। आज करौली कांड पर हम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गहरी चुप्पी का भी विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम हाथरस कांड की बात करेंगे, जिसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और केस सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। और अब इस केस में पीड़ित परिवार की एक फर्जी रिश्तेदार की एंट्री हो गई है। जांच में पता चला है कि एक संदिग्ध महिला पीड़ित लड़की की बहन बनकर कई दिनों से परिवार के साथ रह रही थी, और सिर्फ रह नहीं रही थी बल्कि मीडिया में बयान दे रही थी। आखिर कौन है ये संदिग्ध महिला, उसके इरादे क्या थे, इसका खुलासा भी आज हम करेंगे। दिल्ली में एक युवक की पीट कर इसीलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था। हत्या का आरोप लड़की के भाइयों पर है। पुलिस ने 3 नाबालिगों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि लड़का और लड़की 2 अलग अलग धर्म के थे। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हम आपको इस खबर के भी हर पहलू से खबरदार करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजस्थान, क्या मुआवजा देकर बंद कर दोगे पीड़ित परिवार की आवाज? इस सवाल का जवाब राजस्थान की गहलोत सरकार को देना है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बोलती बंद है। हाथरस कांड पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को अब जवाब ही नहीं सूझ रहा कि आखिर करौली में जिंदा जला दिए गए पुजारी के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन हां, जब सवाल उठे तो राजस्थान सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया। वो भी तब जब पीड़ित परिवार 40 घंटे तक शव को लेकर धरने पर बैठा रहा, वरना उससे पहले तक तो राजस्थान सरकार ने पीड़ित परिवार की सुध तक नहीं ली थी। वो तो गांव वालों ने पीड़ित परिवार का साथ दिया, पुजारी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए धरने पर बैठ गए, वरना सरकार ने तो इस केस पर कुंडली मारकर बैठने का मन बना लिया था। सवाल यह है कि क्या 10 लाख में इंसाफ हो गई, पुजारी की हत्या माफ? पंडित जी को न्याय दो, खाना तो खाएंगे जब तक हमारे को मिल नहीं जाता हमारा। अरे सरकार की आंखें बंद हो गई क्या? पट्टी बंद गई क्या सरकार की आंखों पे? उसको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आज जैसा चैनल पूरे भारत में जिसको देखता है, क्या अशोक गहलोत उसको सुन नहीं रहा है? सर वो करौली वाले मामले पे कोई न्याय नहीं होगा। 1 घंटा हो गए, हम पूरा परिवार खत्म होने के तैयार, पूरा परिवार मरेगा। पुलिस से पहले तो हमारे साथ थी, अब उसके साथ हो गई। परिवार की मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाए, पीड़ित परिवार को एक नौकरी दी जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले, आरोपियों की गिरफ्तारी। संविदा की नौकरी क्यों दे रहे हो? जो 1 महीने के बाद हटा सकते हो, फिर नौकरी देने का क्या मतलब है इसका? जो कहा था 50 लाख की मुआवजे को 10 लाख का मुआवजा दिया है, वो भी क्यों दे रहे हो फिर 10 लाख का भी? एक आदमी को जिंदा जला दिया गया और सरकार 3 दिन से सो रही है। राजस्थान में जिंदा जलाकर मारे गए पुजारी के परिवार को इंसाफ दिलवाने के लिए पूरा गांव धरने पर बैठा था और मुआवजे की मांग पूरी न होने से पहले अंतिम संस्कार न करने के फैसले पर डटा था। मांग थी कि मृतक पुजारी बाबूलाल के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सरकार ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मांग थी कि उन्हें जमीन का आवंटन किया जाए और मकान बनाकर दिया जाए। सरकार ने ये मांग मान ली। मांग थी कि मृतक पुजारी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार इसके लिए भी तैयार हो गई। और गांव वालों की मांग थी कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार ने इस बात का भी आश्वासन दे दिया। तो इस तरह आखिरकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार को मांगे माननी पड़ गई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने धरना स्थल के मंच से सरकारी मुआवजे के साथ साथ पीड़ित परिवार को बीजेपी नेताओं की तरफ से भी आर्थिक सहायता की घोषणा की। सरकार को हटा दिया गया और जांच के बाद सस्पेंड करने का भरोसा दिया है। जिस पटवारी ने गड़बड़ की थी उसको हटा दिया गया है
और 4 पुलिसकर्मी जो यहाँ गड़बड़ी करते थे उनको भी हटा दिया गया है। पीड़ित परिवार के बच्चे को संविदा के आधार पर नौकरी दी जाएगी और पीड़ित परिवार को जो करीब कच्चा झोपड़ा है, प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.5 लाख रुपए का उसका मकान बनाया जाएगा पक्का। 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जाएगी। 4 सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पहरा देंगे उसकी सुरक्षा की दृष्टि से, और प्रशासन उसकी जमीन पर कब्जा कराएगा और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम जयपुर हेडक्वार्टर से क्राइम ब्रांच की आएगी और एक जिले की रहेगी जो उनको गिरफ्तार करेगी। और इस तरह 40 घंटे तक चला धरना खत्म हो गया। परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन आमतौर पर सरकारें इतनी आसानी से पीड़ित परिवार की मांगे नहीं मानती। गहलोत सरकार से मुआवजे का ऐलान करवाने में मिली कामयाबी इतनी आसानी से भी नहीं मिली है। इसके लिए बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को अल्टीमेटम देना पड़ा कि अगर गहलोत सरकार ने मांगे नहीं मानी तो शव को जयपुर ले जाकर प्रदर्शन करेंगे। सरकार सुन नहीं रही तो गांव वालों ने यह तय किया है कि हम डेड बॉडी को लेके जयपुर रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के बाहर सिविल लाइन फाटक पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री चाहे गोली चलाए, चाहे लाठी चलाए, चाहे जेल में भेजे। एसडीएम, एसपी, तहसीलदार समेत पूरा प्रशासनिक अमला शायद इस सोच में डूबा था कि अगर हाथरस से सबक ले लिया होता तो शव लेकर गांव वाले यूं धरने पर न बैठे होते। एसडीएम बार बार गांव वालों से बात करने की कोशिश कर रहे थे और पूरा जोर लगा रहे थे कि किसी तरह गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए मान जाएं। शायद उनको भी हाथरस की तरह शव के दुर्दशा की चिंता सता रही होगी। परिजनों से निवेदन किया जा रहा है कि भाई इसका अंतिम संस्कार कर दें, क्योंकि मृत्यु को 2 दिन हो चुके हैं और इसीलिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और प्रशासन और पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवार की हर मदद की गई है और अभी हम यहीं हैं, पुलिस भी है, प्रशासन भी है, कि कोई इनको समस्या आती है तो उसके लिए हम तैयार। धरने पर बैठे बैठे कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। मृतक पुजारी की पत्नी तो बेहोश तक हो गई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद पूरा गांव मृतक पुजारी के परिवार को न्याय दिलवाने के लिए एकजुट होकर धरने पर बैठा था। सबकी जुबान पर सिर्फ 2 ही बातें थी, मृतक पुजारी को इंसाफ मिले और पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा। देखिए यहाँ पर अब इनको अस्पताल लेके जाया जा रहा है। ये लोग खुद यहाँ से अपनी गाड़ियों में एक-एक करके जिन महिलाओं की तबीयत खराब हो रही, उन महिलाओं को पकड़कर यहाँ पर पुरुष है, कोई महिला जो कंपाउंडर है, नर्स है, वो भी नहीं आई है। सरकार की कोई सुविधा नहीं कर रही है हमको। क्या हम चुनाव दे रहे, सब चीज दे रहे, आज हमको दुख पड़ रहा है तो हमारी सुनाव नहीं कर रहे। 20-25 आदमी की हमारी सही ऐसे ही मौत हो जाएगी, हमारी लैस सड़ेगी, हम भी सड़ जाएंगे। हमारा ऐसी स्थिति हमारे सामने, और खान तक हम लाशन में देखेंगे भाई, हम खान तक देखेंगे लाशन में। लेके तो जाना, कोई मेडिकल टीम ही नहीं आ रही ना, क्या करे फिर बताओ आप। आपने देखा राजस्थान की अंधी बहरी गूंगी सरकार, कुछ नहीं दिख रहा इनको। कितनी जनहानि हो रही है लेकिन एक भी नहीं बोल रहे हैं। सब वीडियो पे न्यूज जा रही है, सब जा रही है, उसको दिख नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा वो राहुल गांधी, क्यों नहीं आ रहा? तो जल्दी जल्दी न्याय करो। पूरी बस्ती भूखी मर रही है बिल्कुल ही, और नहीं न्याय करो तो हमारी लाश को जान दे जयपुर। अंत में 40 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद पीड़ित परिवार की मांगे मान ली गई, लेकिन अभी सिर्फ मुआवजे का ऐलान हुआ है। अब मृतक पुजारी के परिवार को इंसाफ की लड़ाई लड़नी होगी। संस्कार कराने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन गांव वाले नहीं माने। गांव वालों को लग रहा था कि एक बार ये अगर पार्थिव शरीर का दाह संस्कार हो जाएगा तो सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, और पंच पटेलों ने मिलकर सरकार से इस तरह की बातें मनवाई है। और एक अच्छी बात है यहाँ पर, देखिए कुल ये इलाका है जो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है, ये तो मानना पड़ेगा। रमेश मीणा का इलाका है, इसलिए ज्यादा राजनीति नहीं हो पाई, नहीं तो आज भी संस्कार नहीं हो पाता। 10 लाख रुपए, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी, पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद, क्या यही है राजस्थान सरकार की नजर में साधु संतों की जान की कीमत? वैसे राजस्थान की गहलोत सरकार को तो मुआवजे की ये रकम भी ज्यादा लग रही होगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस ने तो एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही ऐलान कर दिया था कि पुजारी की हत्या नहीं बल्कि उन्होंने खुद आग लगाकर जान दी। इसीलिए पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर राजस्थान सरकार ने अपनी बिगड़ती हुई छवि पर मरहम लगाई है।
वैसे भी सिर्फ मुआवजा देकर गहलोत सरकार सवालों से बच नहीं सकती। पीड़ित परिवार को अभी सिर्फ मुआवजा मिला है, इंसाफ नहीं। मुआवजा देकर क्या इन जख्मों पर मरहम लगा सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत? क्या इस बिलखते हुए परिवार के इंसाफ की आवाज को अनसुना कर सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत? सर वो करौली वाले मामले पे एक बार क्या गांव के दबंगों ने मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाकर मार डाला। क्या इस सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत? कह रही है सरकार का रवैया लचर है गहलोत साहब। इंसाफ की तो बात छोड़िए, मुख्यमंत्री गहलोत के पास तो पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताने के लिए दो शब्द भी नहीं है। करौली का बुकना गांव, जहां पुजारी बाबूलाल अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ रहते थे। घर के पास टूटी हुई झोपड़ी और जली हुई ये घास फूस चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि कैसे एक पुजारी को दबंगों ने पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। ये पार्थिव शरीर है। पार्थिव शरीर के अलावा इस परिवार में क्या, ये झोपड़ी है, ये घर है। घर में ये आधा बोरी आटा, इस आधे बोरी आटा के अलावा इस घर में कुछ भी नहीं है। ये चूल्हा है नवजोत, ये चूल्हा है जो पिछले 48 घंटे से नहीं जला है। परिवार में कोई भी खाना नहीं खाया है और घर में कोई नहीं खाना खाया है। इस तरह के हालात है। गांव में सरकार सोई हुई है। 4 आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। जो एसएचओ कह रहा था कि आत्मदाह कर लिया है, झूठा मुकदमा बनाने की कोशिश की गई है, उसके सस्पेंशन की मांग की जा रही थी, सस्पेंशन तक नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से कोई मंत्री, संतरी, कलेक्टर, एसपी, एडीएम, तहसीलदार कोई भी सुध लेने के लिए नहीं आया है। परिवार का मुखिया इस दुनिया से जा चुका है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। बेटियां बेहोश हो होकर गिर रही हैं। उनका तो पूरा संसार ही उजड़ चुका है, और वो भी सिर्फ जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए। ग्रामीणों के मुताबिक गांव के दबंग मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। दबंगों ने उस जमीन पर एक झोपड़ी बना ली थी, दूसरी झोपड़ी लगाने जा रहे थे। इसकी जानकारी होने पर पुजारी बाबूलाल ने इसका विरोध किया और मौके पर जाकर उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, और यही कोशिश उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। परिवार का आरोप है कि दबंगों ने पुजारी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुजारी बाबूलाल करीब 90% तक जल चुके थे, लेकिन मौत से पहले अपने साथ हुए गुनाह की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। पूरा मामला ये है सर, हमने ये जगह खुदवाई थी, जिसके बाद वो आकर खड़ा हो गया, बोले ये जगह मेरी है। हमने दूसरे दिन गांव वाले इकट्ठे कर दिए, इकट्ठे किए, सब लोगों ने फैसला किया भाई इसमें क्या है, 10-15 साल पहले भी अतिक्रमण हुआ, 2 मकान बन चुके थे, उनके बारे में गांव वालों ने ये बोला कि भाई ये बन गए, वो तो बन गए। अब इसके अलावा एक खाली जगह इतनी भी है, पूरी मंदिर के नाम पट्टा बना कर दे दो, ये कहा था। और जब उन लोगों ने 3 लोग थे, कैलाश, शंकर और नमो, उन्होंने ना ही तो साइन किया और ना ही गांव वालों की मानी। फिर उन्होंने 7 तारीख को आके छप्पर पोष बांधना शुरू कर दिया। एक छप्पर पोष बांध दिया था, दूसरा जब बांध रहे थे, जब हमारे अंकल आटा मांग के गांव से आए थे, जिसके बाद उनके पास गए मना करने के लिए, भाई यहाँ पर मत बांधो। तो हमारा वहाँ कड़वी होती है चारा बाजरे का, वो रखा हुआ था वहाँ पे, उसमें पेट्रोल डाल के आग लगा दी उन्होंने, और उनको ऊपर भी पेट्रोल डाल के आग लगा दी। और इस तरह गांव के दबंगों ने जमीन पर कब्जे के लिए एक पुजारी से हैवानियत की हदें पार कर दी। लेकिन राजस्थान पुलिस के भी क्या कहने। एक आरोपी को गिरफ्तार करके इस नतीजे तक पहुंच गई कि पुजारी को जलाया नहीं गया, उसने तो आत्मदाह कर लिया। जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया, और वो उस पर कब्जा करने पर आमदा रहा। इससे दुखी होकर उसने वहाँ पर जो कुछ कड़वी के बाजरे की कड़वी के पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। इसके हमने मौके पर जांच की है। अभी इसके
आग लगाने स्वयं द्वारा लगाने या किसी के अन्य व्यक्ति द्वारा लगाने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। राजस्थान पुलिस की तत्परता तो वाकई जबरदस्त है। अभी सारे आरोपी गिरफ्तार भी नहीं हुए और ऐलान कर दिया कि पुजारी को किसी ने नहीं जलाया, वो खुद जल गया। तो सोचिए राजस्थान की पुलिस से ये पीड़ित परिवार इंसाफ की उम्मीद रखे या नहीं। हमारा कोई नहीं है, हमारा ससुराल से जब भी मर गया और हमारा बड़ा आदमी कोई नहीं है भाई। एक या तो वे आटा मांग के लाते हैं, तो वे लार धरते तो हम रोटी बना के खाते हैं। न्याय चाहिए मेरे पापा को, बड़ा दिया। गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा, इससे भी क्या शर्म की बात होगी। बस्ती में ऐसा होता है क्या? होता है बस्ती में ऐसा? कभी ऐसा तो आज इसको जलाया, कल दूसरे को जलाएंगे। गहलोत सरकार ने मुआवजे का जो मरहम लगाने की कोशिश की है वो खुद की असंवेदनशीलता को छिपाने के लिए है, क्योंकि पीड़ित परिवार को जो जख्म मिला है उस पर सिर्फ एक ही चीज मरहम लगा सकती है और वो है इंसाफ। करौली राजस्थान से देव अंकुर बधावन के साथ शरद कुमार, आज तक। अभी तक हाथरस की बेटी का परिवार भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है और करौली में पुजारी का परिवार भी अब इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन राजनीति अपना काम कर रही है। जो कांग्रेस हाथरस कांड पर बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रही थी, वो पुजारी हत्याकांड के बाद बैकफुट पर आ चुकी है और बीजेपी ने अब कांग्रेस से हाथरस का बदला लेने के लिए करौली को अपना सियासी मंच बना लिया है। बीजेपी पूछ रही है कि हाथरस पर चीखने चिल्लाने वाली कांग्रेस की बोलती पुजारी की हत्या पर क्यों बंद है, और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। जाहिर है जैसे कांग्रेस ने हाथरस में किया वैसे ही बीजेपी अब करौली में कर रही है, लेकिन सोचिए क्या इससे हाथरस की बेटी को इंसाफ मिला या करौली में जिंदा जला दिए गए पुजारी के इंसाफ मिल जाएगा। बात यह है कि इंसाफ करना कानून का काम है, राजनेता राजनीति करते हैं जैसे हाथरस में हुई और अब करौली में हो रही है। राजस्थान के अंदर जो दमन हो रहा है वो इन्हें दिखाई नहीं देता। ये पॉलिटिकल पर्यटन करते रहेंगे हर बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर, लेकिन जो राज्य कांग्रेस के पास है वहां पर लोगों की रक्षा हो सके, वहां पर न्याय मिल सके, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देंगे, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस दल की संवेदनाएं जात, धर्म और प्रदेश की सियासत इसको लेकर के जुड़ी है? समूचे देश के संत समाज और साधु समाज के साथ इस प्रकार का पक्षपात का रवैया कांग्रेस दल का और उनके नेताओं का क्यों है? कौन से ऐसे कारण हैं? इस बात का जवाब राहुल गांधी जी को देना होगा। सर वो करौली वाले मामले पे एक बार क्या कह रही है सरकार का रवैया लचर है गहलोत साहब? सर वो करौली वाले मामले पे एक बार सवाल तो उठेंगे मुख्यमंत्री जी। आखिर हाथरस कांड पर आपने भी तो सवाल उठाए थे, जवाब मांगे थे। अब जब जवाब देने का वक्त आया है तो मुंह क्यों छिपा रहे हैं? जितनी मर्जी बचने की कोशिश कर लीजिए, सवालों से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे और बीजेपी पीछा छुड़ाने का मौका छोड़ भी नहीं रही। वो पूछ रही है कि क्या सिर्फ हाथरस की बेटी से ही आपके दिल में टीस उठती है? करौली में जिंदा जलाकर मारे गए पुजारी के लिए नहीं, क्या हाथरस के पीड़ित परिवार से ही मिलने के लिए मन मचलता है? करौली में पुजारी के परिवार से मिलने की इच्छा नहीं होती? जयपुर से करौली की दूरी मुश्किल से 150 किलोमीटर है। तो बताइए किसने रोका है आपको, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को करौली जाने से? ये राजस्थान के अंदर जो दमन हो रहा है वो इन्हें दिखाई नहीं देता। ये पॉलिटिकल पर्यटन करते रहेंगे हर बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर, लेकिन जो राज्य कांग्रेस के पास है वहां पर लोगों की रक्षा हो सके, वहां पर न्याय मिल सके, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देंगे, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे। हाथरस मामले में राहुल और प्रियंका गांधी 35 सांसद और हजारों लोगों के काफिले को लेकर के कोरोना काल में उस पीड़ित परिवार से मिलने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें संवेदनाएं प्रकट करनी थी या उसके पीछे उनकी कोई सियासत थी, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। पर राजस्थान के करौली में बर्बरता के साथ जघन्य साधु की हत्या होती है तो उस समय कांग्रेस दल की राहुल और प्रियंका गांधी की संवेदना कहां लुप्त हो जाती है?
बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई दूसरा राजनीतिक दल, सबकी सियासी सोच का आधार सिर्फ एक ही है। चाहे देश की बेटियों के साथ दरिंदगी हो या फिर किसी पुजारी की हत्या हो जाए, उन्हें टीस तभी उठती है जब उस घटना में उनका कोई राजनीतिक फायदा हो। हाथरस में कांग्रेस ने जो किया, क्या वही अब बीजेपी करौली में कर रही है? जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे, दंगा कराने की साजिश कर रही थी कांग्रेस यहाँ पर। तो आप राजस्थान भी चले जाइए, पुजारी जी को जलाया गया है, उनके उस घर भी जाइए, और आप पालघर के जो हमारे साधु मारे गए उनके घरों पर भी जाइए। क्यों नहीं जाते कांग्रेस के नेता? और यहां पर अगर किसी को खरोच भी लग जाए और पता चल जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो फौरन पूरी कांग्रेस, सो कॉल्ड सेकुलर सारे नेता सब दौड़ने लगते हैं। घटना कहीं भी घट सकती है, किसी के शासन में घट सकती है, लेकिन घटना के ऊपर सरकार का एक्शन होना चाहिए। वो एक्शन राजस्थान में होता है, भारतीय जनता पार्टी की यूपी की सरकार में नहीं होता। और आज यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई है, ये टुकड़ों में बटी हुई है। ये प्रतिपक्ष की भूमिका सही ढंग से निभा नहीं पा रही है। केवल ऊपर के निर्देश पे कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बचाना है, उस मुद्दे को सबसाइड करना है, इसलिए इस तरीके की नौटंकी करती है। करौली में पुजारी की हत्या से नेताओं को कितना दुख हुआ है, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस घटना से संत समाज भी आहत है। पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग की घटना को देश के साधु संत भुला भी नहीं पाए थे कि करौली की घटना उनके लिए पालघर से कम नहीं। संत की हत्या होती, सब लोग चुप हो जाते, मौन हो जाते, क्योंकि संत से किसी का लाभ नहीं है। साधु संतों के कोई मानवाधिकार आयोग ही नहीं है, कोई मानवाधिकार ही नहीं है। साधु मर गया, जाने दो यार, साधु मरा क्या मतलब है? हमसे पूछिए कितनी तकलीफ है, कितनी पीड़ा है। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी करौली कांड पर राजनीति कर रही है। सवाल ये भी नहीं था कि राहुल और प्रियंका हाथरस ही क्यों गए, राजस्थान क्यों नहीं गए। सवाल ये है कि क्या किसी की मौत पर भी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए पहले राजनीतिक नफा नुकसान तय किए जाते हैं? घटना कांग्रेस शासित राज्य में होगी तो बीजेपी सवाल उठाएगी, और घटना बीजेपी शासित राज्यों में होगी तो कांग्रेस राजनीतिक लाभ उठाएगी। हाथरस कांड में कांग्रेस सवाल उठाएगी तो करौली में बीजेपी इंसाफ के लिए आवाज उठाएगी। आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि चाहे हाथरस हो या करौली, पीड़ित परिवार को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, और वो है न्याय। जयपुर से देवंकुर के साथ शरद कुमार, करौली, आज तक। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में गुरुवार को एक 18 साल के लड़के की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात से पहले आरोपियों ने युवक को फोन कर बाहर बुलाया। अब पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि लड़के की हत्या दोस्ती की वजह से हुई है। लड़की दूसरे समुदाय की थी, इसी वजह से मृतक राहुल लड़की के भाई और रिश्तेदारों की आंख में खटकने लगा था। 7 तारीख को उन्हें धोखे से घर से बाहर बुलाया गया और फिर इतना मारा गया कि मौत हो गई। इस मामले में अब तक 3 नाबालिगों समेत कुल 5 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। क्राइम को काबू में करने का दावा ऐसा कि स्कॉटलैंड यार्ड के पसीने छूट जाएं। लेकिन हैरत होगी, इसी दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे एक 18 साल के लड़के की सरे बाजार पीट कर हत्या कर दी गई। देखो मेरे बच्चा, एक ही बच्चा था, मेरे कोई और नहीं है, मेरा पोता है इकलौता। एक झटके में इस परिवार का सब कुछ चला गया। जवान बेटी की मौत को बर्दाश्त करना मुश्किल है। मां अपने इकलौते बेटे की बेरहमी से हुई हत्या से बदहवास हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं। ये तस्वीर मृतक राहुल राजपूत की है। राहुल दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था। 7 अक्टूबर की रात को राहुल को कुछ अनजान लोगों ने फोन कर बाहर बुलाया। जैसे ही राहुल बाहर आया, उसे 4 से 5 लोगों ने घेर लिया। घर से थोड़ी दूरी पर ले गए। वहां 10 से 12 बदमाश पहले से खड़े थे। सभी ने उसे बुरी तरह पीटा और उसे अधमरा कर मौके से फरार हो गए। ये वारदात सरेआम की गई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो किसी तरह गिरता पड़ता घर पहुंचा तो उसकी हालत कुछ देर में ही बिगड़ने लगी। परिवार वाले आनन फानन में उसे लेकर अस्पताल गए, जहां उसकी मौत हो गई। नहीं, हमें कुछ नहीं पता था। जो बस कॉल आई थी घर पर कि मैं ट्यूशन की बात करनी है, आप बाहर आ जाओ। तो बाहर ही गया था, उसको भी नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला था। पर मैं ये चाहती हूँ उनके साथ कड़े से कड़े लिया जाए, उनको सजा होनी चाहिए।
अभी जो नाबालिग होकर ऐसे काम करने बालिग होने पे तो क्या करेंगे वो। ये है कि वो जैसे मतलब बंदे मारने के लिए ही आए थे, अपना पूरा प्लान बना के मतलब तरीके से, कुछ इधर खड़े हुए कुछ इधर खड़े हुए, आगे जाके सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने इकट्ठे होकर 10 से 15 बंदे बता रहे हैं, कह रहे 10 से 15 बंदे थे जिन्होंने मारा था। मतलब उन्होंने मारा इस तरीके से कि मतलब बंदे को बाहर से भी चोट ना आए और किसी को पता भी ना चले। वहां देखने को कम से कम 150 आदमी खड़े हुए देख रहे थे, लेकिन आज की डेट में कोई ये नहीं कह रहा कि हमने देखा है। कोई मदद करने आगे नहीं आया। बदमाशों की हिम्मत भी देखिए, उन्हें किसी का डर नहीं था। दिल्ली पुलिस का तो कतई नहीं। आगे मामले की छानबीन हुई तो इस वारदात की वजह का खुलासा हुआ, जो और चौंकाने वाला था। दरअसल 18 साल के राहुल को एक लड़की से दोस्ती करने की सजा मिली थी। लड़की के परिवार वाले इस दोस्ती के खिलाफ थे। पुलिस ने हत्या के आरोप में जहांगीरपुरी के रहने वाले मनवार हुसैन और मोहम्मद अफरोज को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 3 नाबालिग आरोपियों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया जिससे अज्ञात शख्स ने फोन कर राहुल को घर से बाहर बुलाया था। नंबर ट्रेस के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। दरअसल लड़की और लड़का दोनों एक ही इंग्लिश इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। अक्सर इंग्लिश में जब भी कोई दिक्कत आती, लड़की को वो मदद करता था और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई। लेकिन ये दोस्ती एक दिन प्यार में बदल जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। वीडियो कॉलिंग के जरिए लगातार एक दूसरे के बारे में हालचाल लेते, एक दूसरे की भावनाओं को समझते। जब कभी भी राहुल मायूस होता, लड़की उससे पूछती कि उसकी मायूसी की वजह क्या है, लेकिन आखिरकार इस स्टोरी का अंत हो गया। राहुल की हत्या का आरोप लड़की के भाई और परिवार वालों पर है। पुलिस ने राहुल की दोस्त का बयान भी दर्ज किया है, जिसमें उसने हिम्मत दिखाते हुए अपने परिवार के खिलाफ ही बयान दे दिया। लड़की को अब अपने परिवार से ही खतरा है, लिहाजा उसे पुलिस ने नारी निकेतन में शिफ्ट करना बेहतर समझा। लड़की ने बातचीत में साफ तौर पर खुलासा किया है कि जब ये घटना हुई तब उसने इस बात की इत्तला आसपास के लोगों से की ताकि उस तक मदद पहुंच सके, उसे बचाया जा सके। बावजूद इसके मदद के कोई हाथ नहीं बढ़े और नतीजा इस पूरे वाकये में राहुल की मौत हो गई। अब लड़की सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहती है। हाँ, उसने ये जरूर कहा कि हाथरस जैसा राजनीतिकरण इस मसले का नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। मामला संवेदनशील है। इलाके में हत्या को लेकर तनाव है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। मुमकिन है उन्हें सजा भी हो जाए, लेकिन उस परिवार के बारे में सोचिए जिसका इकलौता बेटा किसी की सनक का शिकार हो गया। कुमार कुणाल के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। बताइए, 21वीं सदी में क्या एक हिंदू लड़के को एक मुसलमान लड़की से दोस्ती भी नहीं रख सकता? वो इस वारदात के बाद हालांकि मृतक की दोस्त ने परिवार के खिलाफ बगावत कर दी। उस लड़की ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए पुलिस के सामने परिवार की पूरी साजिश खोल दी। अब परिवार वाले उसके भी खिलाफ हो गए हैं। आज तक संवाददाता रामकिंकर सिंह ने लड़की से खास बातचीत की, जिसमें वो पूरी साजिश को बेनकाब कर रही है। बताएंगे क्या कि जब ये घटना हो रही थी तब आप उस वक्त साथ थी, क्या कुछ हुआ था? पूरा घटना सिलसिलेवार बताइए। 7 तारीख की बात है, मैं और राहुल पूरे दिन साथ में थे। राहुल की तबीयत ठीक नहीं थी। 6 बजे के करीब शाम को मेरे मामा के लड़के का फोन आता है मेरे नंबर पे। कहते हैं राहुल का नंबर नहीं लग रहा है। शहनवाज नाम है मेरे मामा के लड़के का। कह रहे राहुल का नंबर नहीं लग रहा है। मैंने उसको बताया, राहुल की मम्मी ने उसका फोन बेच दिया है। तो कह रहे कोई अदर नंबर है तो दे दे। मैं उसकी चाची का नंबर देती हूँ। वो चाची के नंबर पे कॉल करता है और राहुल को मिलने के लिए बुलाता है। राहुल कहता है मैं जाऊं या ना जाऊं। कॉल कट करने के बाद मैं कहती हूँ 5 मिनट के लिए चल लेते हैं, बात कर लेंगे। मैं उसको बाहर निकल के शहनवाज को कॉल करती हूँ, कहती हूँ राहुल 5 मिनट के लिए मिल लेगा। वो बुलाते हैं मिलने के लिए, फिर राहुल को मारना शुरू कर देते हैं। आपके सामने क्या उन्होंने मारा? मेरे सामने वो मारते, मैं उसको बचाती हूँ, फिर भी वो नहीं सुनते। मैं उन्हें बार बार कहती हूँ राहुल की तबीयत ठीक नहीं है, मत मारो उसे, मत मारो। कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। मुझे ये हुसैन और शहनवाज की प्लानिंग लग रही है, क्योंकि लड़ाई में राज कहता है मैं बहुत दिनों से इस फिराक में था, कब तू मिलेगा, और उसको बहुत मारते हैं। वहाँ पे कितने लोग शामिल थे मारपीट में? लगातार उससे पिटाई कर रहे थे। मारपीट में मेरा सगा भाई राज,
मेरे मामा का लड़का शहनवाज, मेरे दूसरे मामा का लड़का गैब, मेरी गली का लड़का ताजुद्दीन जो रिश्ते में लगता है दुर्गा, और शहनवाज का फ्रेंड हुसैन, और हुसैन के 3-4 गुंडे फ्रेंड होते हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता। 5 लोग पकड़े गए, 3 लोग अब तक पकड़े नहीं गए। पता नहीं पुलिस क्या कर रही है। अब ये भी निकल के आ रहा है कि आपने पुलिस से भी बचाने की गुहार लगाई थी उस वक्त। क्या वहां पर पुलिस मौजूद थी जब ये घटना हो रही थी? जहाँ पे घटना हो रही थी उससे 1 मिनट की दूरी पे ही छोटा सा पुलिस स्टेशन होता है। मैं भाग के वहां पर जाती हूँ, मैं कहती हूँ वहां पे मारपीट हो रही है, आप चलो। कोई नहीं जाता है, कहते हैं हम क्या करें, मारपीट हो रही है तो अब यहाँ जाओ वहां जाओ, बस ऐसे ही करते हैं। मास्टर माइंड जो है वो शहनवाज मेरे मामा का लड़का और शहनवाज का फ्रेंड हुसैन है। क्योंकि राहुल को, मैं और राहुल घूम रहे थे 1-1.5 महीने पहले पार्क में, उन दोनों ने हमें देखा था। बात हाथरस केस की करते हैं, जिसकी जांच को योगी सरकार ने सीबीआई को पहले ही दे दिया था। आज सीबीआई ने औपचारिक रूप से केस को टेक ओवर कर लिया, यानी अब जल्द सीबीआई हाथरस केस की जांच शुरू कर देगी। इधर तफ्तीश के बीच अब एक नया खुलासा हुआ है। हाथरस कांड में पीड़िता के घर पर रहने वाली एक महिला पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहा है कि ये महिला पीड़ित परिवार को बरकरार रही थी और गड़बड़ी करने की कोशिश में थी। पुलिस इस महिला की जांच कर रही है, वहीं पीड़ित परिवार का बयान कुछ और है। बवाल मचा तो खुद महिला सामने आई। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। भाभी 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 बोलेंगे, क्या बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है बताइए। एसआईटी की टीम से क्या बातचीत हुई है, अम्मा बताइए बताइए। 3 अक्टूबर को आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी के सामने एसआईटी जांच की परतें खोलती ये हाथरस की पीड़िता की असली भाभी। आप लोग सीबीआई जांच चाहते हैं? नहीं, सीबीआई जांच नहीं चाहते? नहीं चाहिए हमें सीबीआई। और ये वो रहस्यमयी महिला है जिसकी हाथरस में मौजूदगी सवालों के घेरे में आ गई है। उनको लग रहा है ना हर बात में तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। ऐसी राजनीति अगर होती है तो सबके भले की राजनीति है ये। ये दोनों महिलाएं अलग हैं। एक हाथरस की पीड़िता की असली भाभी है, तो वहीं दूसरी वो महिला है जिस पर परिवार को बरगलाने का आरोप है। मेरा ये मानना है, प्राइमरी एविडेंस के तौर पर जब पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन है तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद हमें अदर एविडेंस की जरूरत है या नार्को टेस्ट की जरूरत है? आप समझ रहे हैं मैं क्या करना चाह रही हूँ? मैं हाँ बहन हूँ मैं। दरअसल राजकुमारी नाम की महिला न सिर्फ पीड़ित परिवार के साथ थी, बल्कि उनकी आवाज बनी हुई थी। 6 अक्टूबर को सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी के परिवार से मुलाकात के दौरान का ये वीडियो देखिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हमारा एक ही मसला ना। बिल्कुल, मैं अभी मानवता की दृष्टि से आई हूँ। मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है इस परिवार से, लेकिन मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर हूँ इनके साथ में कि मैं आपकी लड़ाई आखिरी तक लड़ना चाहूंगी। मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि अब सहनशीलता खत्म हो गई सर। अब बस इससे ज्यादा नहीं सह सकते अब हम। इस वीडियो में महिला ने अपनी पहचान छिपाए बिना अपनी मौजूदगी की वजह जाहिर की। दावा ये कि पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ आई है, लेकिन पीड़िता के घर पर इसकी मौजूदगी को संदिग्ध माना गया। आरोप लगे कि गांव वालों और पुलिस की शक की सुई जैसे इस महिला की ओर घूमी, ये पीड़िता के घर से चुपचाप खिसक गई। अब यूपी पुलिस इस पड़ताल में जुटी है कि ये महिला हाथरस में रेप पीड़िता के घर पर कहां से आई, क्यों आई और कहां चली गई। जानकारी की जा रही है, मीडिया के एक सेक्शन में बातें आई हैं, उसके बारे में तस्दीक किया जा रहा है। वो महिला ये बता रही है, परिवार वालों का कहना है कि जबलपुर की रहने वाली है। ऐसे में आप लोग किस तरीके की छानबीन कर रहे हैं? कोई भी स्पेकुलेशन हम नहीं करेंगे। डिटेल्स हमारे पास कुछ आए हैं, वेरीफाई करेंगे तभी कमेंट करेंगे। उस महिला के बारे में लगातार तलाश की जा रही है। आज तक के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त मौजूद है, वो महिला यहाँ पर कई दिनों तक रुकी थी। हालांकि परिवार वालों का ये कहना है कि वो महिला उनकी रिश्तेदार है, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इस वक्त इस बात को लेकर के चौकन्नी हैं कि आखिर वो यहाँ रह करके, जो कि जबलपुर से आई थी, किस तरीके से परिवार वालों को सारी जानकारी दे रही थी और किसका मैसेज इन परिवार वालों तक पहुंचा रही थी। आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने पीड़िता के परिवार से इस महिला की पहचान और उसके परिवार से रिश्तों को लेकर सवाल पूछे तो बताया गया कि राजकुमारी बंसल दूर की रिश्तेदार हैं और जबलपुर से आई थी।
रिश्तेदार है वो हमारे। कहाँ के रहने वाले? जबलपुर से हैं। कैसा रिश्ता है उनसे? कैसे रिलेटिव हैं, दूर के रिश्ते में हैं वो। सारे रिश्ते खून से ही थोड़ा ना होते हैं। यानी परिवार महिला को जानने का दावा कर रहा है, अता पता भी बता रहा है, ये भी कह रहा है कि उन्हें भड़काने वाली सारी बातें कोरी कल्पना है। पता चल रहा है कि वो सबको, आपको, घर वालों को बहुत सारी चीजें बता रही थी कि ऐसे बोलना इस तरीके से। सब गलत है। क्या हम लोग 6 महीने के बच्चे हैं, अपना अच्छा बुरा जानते नहीं है, जो कि वो कोई बाहर से आके हमें सिखाएगा तब हम लोगों को पता चलेगी। क्या बेटी मर गई वो भी हम लोग नहीं जानते कि मतलब हमारे घर में मौत हुई है या ऐसा सब कुछ चल रहा है, शादी चल रही है, हम लोग जानते नहीं है। कोई आके हमें सिखाएगा। कौन रहा है इस चीज को, हमने मतलब सिखा रहे हैं कोई आके। मतलब हम लोग खाना पीना नहीं खाते। यानी परिवार के मुताबिक महिला उनकी रिश्तेदार हैं, जबलपुर मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर हैं, पढ़ी लिखी हैं। पुलिस के दावों पर भी सवाल खड़ी कर रही थी। वो हंगामा मचा तो राजकुमारी बंसल ने खुद पर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आरोप लगाए कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है और उन्होंने बाकायदा जबलपुर के साइबर सेल में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। तो उसके लिए सबूत पेश करें, कोई कौन सी लाइन बोली, किसने भड़काया, थोड़ा सा सबूत तो देना पड़ेगा कि मैडम आपने ये लाइन बोली, क्योंकि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी किसी पे लगा सकता है। आरोप को आपको तो क्लियर तो करना पड़ेगा ना। मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पीड़िता के परिवार की सुरक्षा पर सवाल पूछे हैं। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। पीड़िता के घर के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। 12 अक्टूबर को पीड़िता के परिवार की इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेशी भी है। ऐसे में किसी भी संदिग्ध शख्स की पीड़िता के घर पर मौजूदगी गंभीर सवाल है। ऐसे में किसी महिला का परिवार के बीच अचानक रहना और फिर गायब होना शक पैदा करता है। जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। निर्भया मामले में बलात्कारियों के वकील रहे एपी सिंह हाथरस मामले के आरोपियों के भी वकील के तौर पर केस की पैरवी करेंगे। एपी सिंह आज हाथरस में आरोपियों के घर पहुंचे और कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। 1 हफ्ते के बाद पीड़िता के परिवार ने रेप का आरोप लगाया, जो शक पैदा करता है। सबसे पहले जो एफआईआर हुई वो अंडर सेक्शन 307 हुई। पीड़िता के भाई ने बयान लिखे, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। उसमें कहीं रेप नहीं, जब रेप नहीं तो गैंग रेप कहाँ से, वो नहीं उसमें। और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आई, एमएलसी रिपोर्ट आई, सीएफएसआर, उसमें कहीं भी रेप नहीं है। अंडर सेक्शन 307 में केस रजिस्टर हुआ। उसके बाद फिर राजनीति शुरू हुई। राजनीति शुरू होते होते एक ऑनर किलिंग के केस को जातिवादी हिंसा का बहुत बड़े लेवल तक ले जाया गया। इसमें इस तरह से ये SC/ST एक्ट का इस केस में पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है, मिसयूज किया गया है और केस को जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के आधार पर नहीं लड़ा जा सकता। केस को खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।